जॉर्डन में आर्मी का बेस बना और इस वॉर को जून वॉर का नाम दिया गया। पर इससे पहले कि ये इजराइल पर अटैक करते, 5 जून को इजरायली एयरफोर्स ने इजिप्ट के तकरीबन 4000 फाइटर जेट को जमीन पर ही उड़ा दिया। इससे सारे दुश्मन देश घबरा गए और पूरा जंग 6 दिन के अंदर ही खत्म हो गया। इजराइल जानता था कि अगर उसको जीतना है तो पहले हमला करना ही होगा। बस इजराइल ने तुरंत जॉर्डन के आर्मी बेस पे जितने भी लड़ाकू विमान थे उन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। मामला रुका नहीं, अरब मुल्कों ने अपनी सारी फौज सीमा पे नीचे लगा दी और जमीनी लड़ाई शुरू करी। न केवल युद्ध जीते बल्कि एक्स्ट्रा गाजा पट्टी भी अपने नाम कर ली। जब ये एक्चुअली देश स्वतंत्र हुआ था ना, जब ये फिलिस्तीन से अलग हुआ था तब छोटा था, लेकिन लोगों ने इस पे युद्ध किया, अटैक किया। ये अटैक में उनको मार के उखाड़ता और फिर उनकी कोई जमीन हथिया लेता। धीरे धीरे आज इजराइल का साइज जितना था शुरू में उससे बड़ा हो गया है। इतना आर्मी इन्होंने स्ट्रांग कर लिया इंटरनली, मार खा खा के पिट पिट के इन्होंने शुरुआत में इतनी आर्मी स्ट्रांग करी कि आज पूरी दुनिया इनसे डरती है। आज इन्होंने इतने एम्यूनिशन आर्मी के लिए अपने तैयार कर लिए कि न केवल खुद यूज करते हैं बल्कि एक्सपोर्ट करते हैं। आज ये दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में आर्म्स और एम्यूनिशन में आ गया है। इंडिया इसका वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर है। इंडिया को काफी हथियार ये आकर के दे रहा है। आप जानते हैं नेतन्याहू के साथ मोदी की दोस्ती, ये दोस्ती का कारण एक्चुअली इसके पीछे बिजनेस भी होता है। हैरान न हो तो एक बात बताऊं, ये एकमात्र देश है पूरी दुनिया के अंदर जिसने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से अपने पूरे देश को कवर कर लिया। ये जानता है कि मेरे आसपास बहुत शत्रु हैं। आप इस पे कोई मिसाइल छोड़ तो दो, आप इस पे कोई रॉकेट किसी प्रकार का अटैक कर तो दो, हर चीज हवा में ही खत्म हो जाएगी। इनकी जमीन को छू ही नहीं सकती। और वैसे इन्होंने उसकी अलग तैयारी ऐसे कर रखी थी, बंकर बना दिए पूरे देश में जगह जगह। जैसे ही कोई युद्ध होगा एक सायरन बज जाएगा पूरे देश में। लोगों के पास बंकर होंगे, ऑफिस में बंकर, घर में बंकर, बिल्डिंग, मॉल, कहीं भी चले जाओ, खेलने का स्टेडियम होगा वहां भी बंकर होंगे। ऐसे क्या उसके नीचे चले जाओ, कोई आपको खत्म ही नहीं कर सकता। होटल्स भी इन्होंने ऐसे बना दिए जो दुनिया के सबसे सुरक्षित होटल है, जहां नरेंद्र मोदी रुकते हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति सारे आके रुकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी आके रुके थे। ये ऐसा होटल है कि इसकी बिल्डिंग को आप किसी भी बम से खत्म कर दो, उड़ा दो, पर उस कमरे के अंदर कुछ नहीं होगा। कुछ कमरे ये लोगों ने ऐसे बना दिए हैं कि वो बिल्ड किसी भी प्रकार के बॉम्ब से भी उखाड़ा नहीं जा सकता। इतनी तैयारी ये लोग इंटरनली कर लेते हैं, पर यहां रुकते नहीं। इनकी खास बात क्या है, ये टेक्नोलॉजी बनाते हैं, पहले खुद यूज करते हैं, फिर पूरी दुनिया में जो उनके खास खास दोस्त हैं उनको जाके दे आते हैं। और तो और जो उनकी गाजा पट्टी है ना, गाजा स्ट्रिप, वहां से कोई अटैक ना कर दे उसके लिए उन्होंने सी बैरियर तैयार कर दिया है। इतना लंबा कई किलोमीटर का सी बैरियर एक हाइट का ले लिया है, कोई तंगी ना कर सके। आर्मी के जवान कम पड़ जाएं तो रोबोट तैयार कर दिए हैं कि रोबोट पे युद्ध लड़ सकें। एक्चुअली आपके मन में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इतने अनस्टेबल एनवायरमेंट में, इतना जियोपॉलिटिकल अनस्टेबल एनवायरमेंट, उसके बावजूद ये खड़ा कैसे हुआ? आसपास अनस्टेबिलिटी थी पॉलिटिकल, लेकिन अंदर इनकी अपनी पॉलिटिकल सरकार बहुत स्टेबल थी। वॉरेन बफे और बिल गेट्स भी बोलते हैं कि इजराइल इतनी सारी आसपास तकलीफों के बावजूद सबसे स्टेबल देशों में से है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट जायंट आज यहां के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नैस्डैक में अगर आप देखें लिस्टेड कंपनी में इजराइल की कंपनी चाइना के बाद सबसे ज्यादा है। अगर आप जापान की कंपनी सारी जोड़ लें, इंडिया की जोड़ लें, जर्मनी की जोड़ लें, साउथ कोरिया की जोड़ लें, फ्रांस, यूके सब जोड़ लें, वो भी नैस्डैक में इसकी बराबरी नहीं कर सकता। इजराइल की टेक इनोवेशन का स्टार्टअप, इसको सिलिकॉन वैली ऑफ मिडिल ईस्ट बोला जाता है। आज सबसे ज्यादा तेजी के साथ टेक्नोलॉजिकल हब और स्टार्टअप यहां बन रहे हैं। सबसे तेजी से इनोवेशन हुए हैं। कोई भी दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी ले लो, उसका R&D सेंटर अगर इनको विश्वास है तो इजराइल पे है। इनको इजराइल की सरकार पे, इजराइल की मैन पावर पे, इजराइल की पॉलिसीज पे, सारी अमेरिकन सिलिकॉन वैली की कंपनीज को बहुत विश्वास है। बैक ऑफिस सेटअप यहां बनाना शुरू किया। इन्होंने किया क्या, एक इंटरनल संस्था बना दी इसके लिए, इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी। उसका एक ही काम है, 4.5% अपने जीडीपी का हिस्सा इनोवेशन को बिल्ड करने में, रिसर्च को बिल्ड करने में डाल देते हैं। ये अमेरिका ही है पूरी दुनिया में जो इतना पैसा रिसर्च और इनोवेशन में डाल रहा है। उसके बाद नंबर 2 वर्ल्ड के अंदर इजराइल है। जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा कोई नहीं डालता है। यही तो कारण है। आज देखिए माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज कहां बने, वो माइक्रोसॉफ्ट यूएस ने नहीं बनाया, माइक्रोसॉफ्ट इजराइल ने बनाए। सिस्को ने अपनी सारी टेक्नोलॉजी यही तैयार करी। मोटरोला का जो फोन हुआ करता था ना, पहले दुनिया में फोन आते थे, वो ईंट जैसे फोन आज तक आप इस्तेमाल कर रहे होते अगर मोटरोला ने इजराइल के अंदर बैठ करके उसको इनोवेशन बिल्ड नहीं किया होता। पहली बार फोन का साइज जो एक्चुअली छोटा हुआ दुनिया में यही हुआ। यूएसबी पोर्ट और यूएसबी जिससे आप आज ट्रांसफर भी करते हैं, जो पेन ड्राइव होती हैं, पेन ड्राइव भी और यूएसबी पोर्ट भी कहां बने, पहली बार इजराइल में ही बने थे। आईबीएम को जब दुनिया की सबसे बड़ी R&D फैसिलिटी बनानी थी अमेरिका के बाहर, तो उसको इजराइल ही पसंद आया। दुनिया के सबसे ज्यादा बायोटेक स्टार्टअप इजराइल में ही हो रहे हैं। वॉइसमेल टेक्नोलॉजी पहली बार इजराइल में बनी थी।
पहला कंप्यूटर का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर 1979 में इजराइल में ही बनाया गया था। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको आप वीओआईपी बोलते हैं, जिसपे आप फोन पे बात किया करते थे, वो टेक्नोलॉजी पहले इजराइल में ही आई थी। दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन राउटर सिस्को के द्वारा इजरायली इंजीनियरों ने तैयार किया था। एक्चुअली ये जो छोटा सा देश है ना, यही इनकी कमजोरी नहीं, इनकी ताकत बन गया। कैसे ताकत बन गया? क्योंकि देश छोटा है तो ये कुछ भी बनाते हैं उसको तेजी से स्केल करके, क्योंकि अपने देश में ज्यादा बेच ही नहीं सकते, क्योंकि पॉपुलेशन नहीं है, मार्केट साइज नहीं है, तुरंत इजराइल से निकल के पूरी दुनिया पहुंच जाते हैं। हुआ यही, क्योंकि जब ये इजराइल से निकल के पूरी दुनिया में जाने की इनको आदत पड़ गई तो दुनिया का एक्सपोजर लेके अपने देश में फिर से आ गए। अपने देश में क्या है? अपने देश में बहुत आदमी, बहुत जनता है, जो बनाएगा अपने गल्ले पे यहीं बैठ के बेचता रहेगा, लोग आके लेते रहेंगे। इजराइल में बड़ी दिक्कत थी, है जी। इजराइल तो है छोटा सा, तो वहां से इनका ग्लोबल माइंडसेट बिल्ड हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया? ग्लोबल वेंचर कैपिटलिस्ट और ग्लोबल स्टार्टअप्स को इनके प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया अपने देश में और बोला कि मिल करके यहां पे कंपनी खरीदो, मिल करके टेक्नोलॉजी बिल्ड करो, मिल करके इन्वेस्टमेंट करो। तो वहां पे कल्चर आ गया। इससे इन्होंने एक मॉडल चालू किया, जिस मॉडल को ग्लोबली क्या बोलते हैं? आईसीडीएस मॉडल। आईसीडीएस मॉडल को जरा ध्यान से समझिएगा। पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम क्या चल रही है मार्केट में। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद ये अपनी पूरी मैन पावर को, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जो R&D सेंटर्स है वहां पे उनको बोलते हैं, देखो यंग बच्चों को एक काम करो, ये प्रॉब्लम मिल गई है, इसका सोल्यूशन बनाओ, क्रिएट करो, क्रिएट करो उसका सोल्यूशन, और क्रिएट करके उसके बाद अपने देश में पहले डिलीवर करो सब लोगों को। अपने यहां पे जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको डिलीवर करो पहले सोल्यूशन। उनको डिलीवर कर दिया, यहां पे सोल्यूशन चल गया, बहुत बढ़िया चल गया, उसके बाद पूरा देश मिलकर इसको दुनिया भर में सेल करता है। इसको बोलते हैं आईसीडीएस। पहले क्या करो? पहले आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम को, उसी का सोल्यूशन यहीं क्रिएट करो, पहले आसपास आपस में डिलीवर कर दो, फिर पूरी दुनिया में जाके सेल करो। ये टेक्नोलॉजी तैयार करते हैं, बाकी दुनिया में जाके उसके बाद सेल करते हैं, उसको पेटेंट कर लेंगे, उसके कॉपीराइट ले आएंगे, उसकी रॉयल्टी इनकम जनरेट करेंगे, उसको जाकर के बाहर फ्रेंचाइज आउट कर देंगे, उसको लाइसेंस आउट कर देंगे। तो अपने देश में ये दादा बनाने में झंझट नहीं लेते, अपने देश में दिमाग पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कह रहे थे सबसे बढ़िया हमारे इंजीनियर, मैन पावर एंड जितने टेक्निकली स्मार्ट लोग हैं उन पे इन्वेस्टमेंट करो। उनको बोलो तू वो प्रॉब्लम सॉल्व कर जो दुनिया में कोई नहीं कर रहा, उसको यहां सॉल्व कराएंगे, पहले यहां पे लाके डिलीवर करेंगे अपने कॉर्पोरेट को, उसके बाद दुनिया भर में बेचेंगे। इजराइल की सफलता की आपको टेक्नोलॉजी की कहानी में समझाने के लिए 3 स्टेप बताता हूं, इसको समझेंगे आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगा। पहले स्टेप में ये क्या करेंगे? जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं पूरी मार्केट के अंदर, उसके लिए ये अपने R&D सेंटर्स में, अपने एकेडमिक सेंटर्स में, अपनी लेबोरेटरीज में, अपनी मैन पावर पे पैसा लगा देते हैं। देखो भाई तुम पूरी जान लगा दो, इसका सोल्यूशन निकालो बस। वो बैठ करके पूरी जान लगाएंगे और उसका सोल्यूशन तैयार करेंगे। उसके बाद आएगा स्टेप 2, जहां पे आते हैं TTO। इनके यहाँ टेक ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। अब मान लो पहले स्टेप में उसने पेन ड्राइव बना दी कुछ, अब पेन ड्राइव बनाई तो टेक ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे? दुनिया के बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स को बुलाएंगे, उनको बोलेंगे सुनो भाई, हमारे